सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत इस समय हमारा कार्यक्षेत्र हरियाणा चल रहा है। हरियाणा जहां पर आम चुनाव हैं, दो प्रमुख पार्टियां, दो प्रमुख राजनीतिक दल बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में, इसके साथ क्षेत्रीय दलों की भी हरियाणा में अपनी उपस्थिति रहती है। यहाँ पर चुनाव में राजनीतिक दल तो मायने रखते ही हैं, पर कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो पद से परे अपने नाम के तहत मायने रखती है। उनमें से ही एक नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हरियाणा का जिक्र आता है तो सर छोटू राम का जिक्र आता है, और सर छोटू राम का जब जिक्र आता है तो उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसे नई गरिमा प्रदान करने के संदर्भ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम आता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर वीरेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं इसमें पूरे हरियाणा की दिलचस्पी होती है। भाजपा में लंबा समय काट कर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस का हिस्सा हैं। इस विधानसभा चुनाव को चौधरी वीरेंद्र सिंह किस तरीके से देख रहे हैं, जानने में हमारी और आपकी दिलचस्पी है। तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। और पहला सवाल यही है, क्या देख रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मीना मैदान में उतरे हुए मैदान को? बिना मैदान में उतरे हुए आदमी तटस्थ होता है कुछ हद तक, और इसलिए शायद मैं सही आकलन कर सकूं जी। और मेरी अपनी एक मेरा आकलन यही बोलता है कि चुनाव पहली बार ये चुनाव ऐसा है जिसमें क्षेत्रीय दल की उपस्थिति नाम मात्र है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक इस नज़रिए से आ रही है कि क्या हम तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोगों में एक आकर्षण है वो कांग्रेस से इस उम्मीद से है कि हम कांग्रेस को अगर समर्थन दें, यानी आम मतदाता की बात कह रहा हूँ मैं, तो हम जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता नहीं आने देंगे। ये मोटे तौर पे ये एक स्थिति बनी है जी। और दूसरा ये भी है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि इस चुनाव में जम्मू कश्मीर और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है आम जनसाधारण के दिमाग में, ये इशारा करती है इस बात को कि क्या वो लोकप्रियता जो भारतीय जनता पार्टी की 2019 के चुनाव में थी, लोकसभा के चुनाव में, हरियाणा के संदर्भ में तो 2019 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा जी। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि एक जैसे लोग बोलने में बोल देते हैं ना कि सेमीफाइनल है जी, लेकिन ये सेमीफाइनल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली राज करने की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हरियाणा में ये दोनों का टेस्ट है। मैं बल्कि ये मान के चलता हूँ कि लोगों का सीधा निशाना सरकार की उपलब्धियों का या जनता को फ़ायदा पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मतदाता वैचारिक रूप से जी। भारतीय जनता पार्टी को नापना और आंकना शुरू कर दिया और उसी के मद्देनज़र परिणाम आपको मिलेंगे। ये चुनाव आपको पार्टी का लग रहा है या व्यक्ति का लग रहा है? फैसला नायब सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में होना है या भाजपा कांग्रेस के बीच होना है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री होना या मुख्यमंत्री की
कार्यशैली या मुख्यमंत्री ने क्या किया या क्या नहीं किया, जी ये सवाल इतने सामने नहीं आ रहे लोगों के। सवाल सामने ये आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 साल के राज में अपनी जो उसकी विचारधारा थी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काम किया है उसमें लोगों का रिएक्शन क्या है, जी लोग क्या चाहते हैं। और दूसरा ये कि हरियाणा परंपरागत रूप से एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ किसी न किसी रूप में, जिसको हरियाणवी में बोलते हैं 36 बिरादरी, जी 36 बिरादरी एक साथ मिलके रही और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए कहीं भी जातीय आधार पे हरियाणा की जनता को बांटने का, वोट लेने के लिए उसका विरोध नज़र आ रहा है। और वो विरोध सिर्फ किसी विशेष जाति नहीं, हर जाति में ये बात है कि हम इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहते, इस तरह की हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं है कि हमें एक दूसरे को हम ईर्ष्या की नज़र से या भेदभाव की नज़र से देखें। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा, तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बांटने की राजनीति की है? ये आक्षेप है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आक्षेप का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं साबित कर सकता हूँ जी कि इस तरह की राजनीति जो उन्होंने की है और जानबूझ के की है, जी और जानबूझ के इसलिए की है कि थोड़े लोग किसी न किसी रूप में धर्म का सहारा लेके जी या और किसी का सहारा लेके सत्तासीन तो हो जाता है, लेकिन सत्ता को प्रजातंत्र में पैसे के बल पे, साधनों के बल पे, अगर उस सत्ता को ये कहे कि ये मेरा अब परंपरागत अधिकार हो गया है, ये एक भावना से जो लोग आगे आए हैं और जिन्होंने जिस किस्म की राजनीति की है, उसी का परिणाम है कि आज जनता का विरोध है हरियाणा के। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं भाजपा ने बांटने की राजनीति ही की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सत्ता में बिताए, उनमें से 9 साल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी भाजपा में बिताए। तो वे बांटने की राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कितना योगदान रहा? मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं 9 साल वहाँ नहीं रहता तो मुझे नहीं, जिस बात पे आप मुझे ये समझा रहे हो कि मैं 9 साल क्यों रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि उस 9 साल में मैंने जानने की कोशिश की जी कि इनके जहन में, इनके दिल में क्या देश के प्रति, क्या लोगों के प्रति, क्या समाज के प्रति भावना है। और उसी भावना का आप देखिए, और वीरेंद्र सिंह जी को तो हम लोग बहुत ही काबिल, बहुत ही समझदार, बहुत ही विद्वान राजनेता के तौर पर जानते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए थे और वीरेंद्र सिंह जी को तो भाजपा इतनी भाई कि अपने बेटे को भी इस्तीफे से नौकरी दिलाकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता दिलाई। आज चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाजपा का मामला ठीक नहीं है। भाजपा का मामला आज मैं नहीं कह रहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ जी आप यकीन रखें इस बात का। जी जो भी आंदोलन किसान ने किया, मैं किसान के साथ खड़ा था। जी और तो और भी कितने ऐसे मुद्दे थे जिस पे मैं खुल के बोला था। जाट आरक्षण की बात आई, मैं खुल के बोला उस मुद्दे पे। लड़कियों का, जो हमारी पहलवान बेटियां थी, उनके बारे में जो बातें हुई और जिस तरह उन्होंने एक आंदोलन किया, उसमें मैं संपूर्ण रूप से उनके साथ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैंने बीच में कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, उसकी सरकार, उसकी सो कॉल्ड फिलॉसफी ये समझे कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं ये हमारा रास्ता नहीं है, ये किसी भी प्रजातंत्र का रास्ता नहीं हो पर सकता। चौधरी साहब, आपका तो संवाद कोई मनोहर लाल खट्टर जी, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी तक तो था नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनकी सीधी बातचीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से होती थी। नहीं, अमित शाह जी से या नरेंद्र मोदी जी तो, क्योंकि मैं उनकी काबिना का मंत्री था, जी तो जो भी ऑफिशियल जो मेरे
जिम्मेदारियां थे उनके प्रति तो मैं हमेशा, कभी ज़रूरत पड़ती थी तो प्रधानमंत्री से मिलता था। जी लेकिन मैं उनकी जो डे टू डे वर्किंग है जी उसके नतीजे निकाल सकता हूँ कि वो अग्निवीर क्या है, जी एमएसपी का वायदा करके क्यों नहीं किसान को जब उठाया था आज तक पूरा किया। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से आज एक कोशिश हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे लोगों को भर दिया जाए जो उनके वैचारिक रूप से उनके साथी हैं। जी इस तरह का देश और इस तरह की सोच भारत के 140 करोड़ लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर। अच्छा, एक बात बताइए चौधरी साहब, 2014 में आपने कांग्रेस छोड़ी और 2024 में आप वापस कांग्रेस में आए। 10 साल में कितनी बदल गई कांग्रेस? जो कांग्रेस छोड़ी थी उससे बेहतर हो गई या और बदतर हो गई? कांग्रेस इतनी बड़ी है कि आज 20 साल के बाद, 20 साल पहले एक युग आया जिसमें जो कांग्रेस का सही और पक्का मतदाता था वो कांग्रेस से पीछे हटना शुरू हुआ, ख़ास तौर पर शेड्यूल कास्ट के लोग। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली थी और जो प्रयास थे, जी चाहे वो देश के संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, और चाहे जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, इन तीनों मुद्दों पे इस समाज ने ये सोच लिया कि ये तुम्हारे हित की बातें नहीं हैं। इसलिए 20 साल के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी का तो वो इतना पक्का नहीं मैं मानता, और पार्टियों में भी बंट गया था। जी मायावती जी की पार्टी थी, और लेकिन वो वापस आया है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके वापस आने से कांग्रेस मजबूत स्थिति में आई, और यही है कि 400 वाला नारा 240 पे जो अटका, क्योंकि ये 40 जो शब्द है ना ये बहुत खतरनाक है। जी हरियाणा में भी 240 हुए, और वहाँ क्योंकि वो बड़ा रूप है तो इसलिए वो 40 का जो रूप है वहाँ वो भी 40 है अंत में। हाँ, वो इनके 40 याद रहते हैं। आपने 99 के फेर में भी तो कुछ कहिए ना चौधरी साहब। 99 का फेर तो देखो मैं बता दिया आपको, देश विचारों की अभिव्यक्ति, देश प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र भी मैं नहीं कहूँगा, लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों को जब देखता है तो उसका मन यही करता है कि हम इस पे किसी किस्म का हस्तक्षेप या हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। और यही बात थी, जैसे मैंने आपको बताया कि परिस्थिति क्यों बदली। एक पार्टी जो ये बोलती थी कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीतेंगे, जी और वो 34 पे आके खड़ी हुई। कारण आप कारण जानिए, और कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2022 में वही राज्य है जहाँ भाजपा की बड़ी जीत हुई, और उस बड़ी जीत का परिणाम ये हुआ कि जो उनकी रणनीति थी उनको उन्होंने सही मान लिया, और सही मान के उन्होंने जो अगले प्रयास किए, सहज सहज होती है जो भी संविधान में तब्दीलियां हों या लोगों का दिमाग बदलने में प्रयास हों, लोगों ने पहचान लिया कि भाई 80 लाख परिवारों को यूपी में भोजन की व्यवस्था करके वो ये सोचते होंगे कि अब ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे मतदाता रहेंगे। जो ही उनकी नज़र इस बात पे पड़ी कि खाने के बदले हम अपना आरक्षण नहीं ख़त्म होने देंगे, हम संविधान को समझते हैं, उससे छेड़छाड़ करना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए ये परिणाम उल्टे हुए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को मजबूती मिली। और अभी तो पूरे देश में भाजपा माहौल बना रही है। प्रधानमंत्री जी खुद मुहिम चलाए हुए हैं, कांग्रेस आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। देखो सच्चाई जुबान पर आ गई है। देखिए वो तो
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने तो जिस तरह का व्यवहार किया अपने भाषणों के द्वारा इन चुनाव में, वो भी प्रधानमंत्री स्तर की बातें नहीं थी। और ये भी कोई क्योंकि खतरा उससे है जो सत्ता में है। कौन ये कहेगा कि विपक्ष जो है वो संविधान बदलेगा? जी, वो तो जो सत्ता में होगा उस पे आक्षेप है, उस पे लोगों का ख्याल है कि ये कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष की ताकत देखिए जी, कि जिस प्रधानमंत्री को कोई रोक नहीं सकता था, 2.5 घंटे तक उनका भाषण हुआ, पहला भाषण। जी, और विपक्ष की ताकत ने ये साबित कर दिया कि अब वो रास्ता नहीं है जिसकी आपको तलाश है। और खुद प्रधानमंत्री ने इसको कुछ दिन के बाद ये कहा कि ये व्यवहारिक रूप से ये प्रजातंत्र का तरीका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रजातंत्र को चलाने की कोशिश की, 146 मेंबर पार्लियामेंट सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस, जी, ये प्रजातंत्र है? तो इसलिए लोग समझ गए हैं। और मानचो जी, आप मान के चलें कि आप भी अपना आकलन करें, आपको पता लगेगा कि कितना परिवर्तन लोगों की सोच में आया। परिवर्तन जो है तो वापस हरियाणा में रुख करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बड़े मधुर रिश्ते रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। 2014 के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 2024 के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या दिख रहा है? ठीक है, 2014 तक वो सत्ता में रहे और उन्होंने भी यही कहा कि नंबर 1 हरियाणा। जी। और जैसे इन्होंने कहा कि 75 पार, दोनों 40 पे टिके। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी जी, कि 10 साल का जो ये संघर्ष का समय था कांग्रेस का, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जो उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक एक सकारात्मक तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को किसी न किसी रूप में मजबूत करने की कोशिश की। जी। तो इस बार क्या देख रहे हैं? हुड्डा कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है या कांग्रेस आई के प्रति लोगों का रुझान है? लोग बाबू बेटे की सरकार के संदर्भ में बात करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के कानों तक ये आवाज़ आती है? आप सुनो, आज लोगों का रुझान ये है कि बीजेपी को पीटना है, उनको हराना है। जी। कौन हराएगा? कांग्रेस हराएगी। पिछली बार भी लोगों का मन था जी, लेकिन वो फैसला नहीं कर सके थे कि जजपा से पिटाई करवाएंगे या कांग्रेस से। और कांग्रेस को भी ये नहीं लगता था कि हम पीट सकते हैं या नहीं। आज कांग्रेस को भी ये लगता कि युग ऐसा आ गया कि बुरी तरह पीटने की तैयारी। तो चौधरी साहब, जब 6 महीने पहले अस्तित्व में आई जजपा ने 10 सीटें जीत कर दिखा दी, तो अब तो 4.5 साल सत्ता में भी रह लिए, अनुभव भी आ गया, लोग बोलते हैं संसाधन भी बहुत आ गए। तो जजपा को लेके क्या उम्मीद है आपकी? जजपा कहीं कहीं अगर ज़मानत अपनी बचा जाए, सिक्योरिटी फॉरफिट ना हो, जी, तो मैं उनको क्रेडिट दूंगा इस बात का कि इतनी हैसियत तो रही है 1, 2, 4, 5 जगह जहाँ ज़मानत बचा गए, वरना तो ये मुश्किल है कि अपनी ज़मानत बचा सकें। इतना आप उनके प्रति निर्मम क्यों हो रहे हैं? भाई बड़ी विरासत है, देवीलाल जी के वंशज हैं, 4.5 साल सत्ता में रहें। उन्होंने, बताते हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने तो सरकार को लात इसलिए मार दी कि बुढ़ापा पेंशन 5100 करने के लिए सरकार तैयार हुई। ऐसी जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले युवा तुर्क दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला, और आप कह रहे हैं जमानत तक नहीं बचेगी पार्टी की। आप देख लेना। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को कोई सिर्फ दुष्यंत से कोई मेरा कोई अच्छा संबंध नहीं है, ऐसे नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं। मैं कल एक कार्यक्रम में गया, उस गांव में 6000 वोट हैं जी, तो मैंने कहा भाई यहाँ क्या रहेगा, कांग्रेस का, बीजेपी का? तो उन्होंने अपने तरीके से बताया। मैंने कहा जेजेपी का। कहने लगे जेजेपी को 50 और 100 भी वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी, यानी आप फिर ये बात करते हो कि ये तो जनता रिजेक्ट कर रही है
किसी के कहने से नहीं है। और उनकी जो उन्होंने किया 4.5 साल में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताश्री जी वो किसानों के एजिटेशन के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और जिन कानूनों की व्याख्या कर रहे थे कि कानून बन के कभी ख़त्म नहीं होते, ये आज लोग भूले हैं क्या? और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सत्ता की लड़ाई उन्होंने लड़ी और 10 एमएलए भी बना लिए, लेकिन वो 10 के 10 विपक्ष में खड़े होकर अपनी भूमिका अदा करते तो आज बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि विशेषकर जेजेपी का जो हशर हुआ है या होगा, वो ऐसा नहीं होता, इम्पोर्टेंट पार्टी बन के खड़ी होती। पर जो उप मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल, दुष्यंत चौटाला, वो उचाना के विधायक भी रहे, तो उचाना में तो विकास के कई कीर्तिमान हो गए होंगे। आपके लिए कितनी मुश्किल हो गई उचाना? मेरे लिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन महाशय ने कुछ किया ही नहीं। अगर वो करते, आज आपको मैं गांव देता हूँ जो हमारे इलाके के सबसे बड़े गांव हैं जी, वहाँ देखिए, मेरा भी जिक्र नहीं करते लोग, कहते हैं प्रेमलता ने किया हमारे लिए काम। दुष्यंत उस गांव में कल गए थे वो जी, और कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुए। गांव के लोगों ने उनको गांव में रुकने नहीं दिया, यानी उसकी गाड़ी को, उसके वर्कर को, और वर्करों में भी ये था कि इतना बड़ा, यानी हमारा कम से कम कुछ एक बात बताइए चौधरी साहब, इज्जत रखते हैं हमारी। आप तो मानसिक रूप से भी फिट हैं, शारीरिक रूप से भी फिट हैं, फिर हथियार क्यों रख दिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने? आप अपने बाकी साथी लोगों को देखें, किरण चौधरी राज्यसभा में हैं, बेटी को विधानसभा लड़वा रही हैं। जयप्रकाश जी सांसद हो गए, बेटे को मैदान में उतारे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला सांसद बन के राज्यसभा में है, बेटा विधानसभा लड़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र लोकसभा में है, भूपेंद्र जी जो है मैदान में है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को क्या हुआ जो हथियार तहखाने में रख दिए? नहीं, हथियार नहीं रखे। मेरा सीधा निर्णय ये था कि मैं चुनावी राजनीति में आगे नहीं आऊँगा, और वैसे एक राजनीतिक के तौर पे मैं पहले से भी ज़्यादा सक्रिय रहूँगा और मैं रहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं हरियाणा की राजनीति में जिनको हमारे को ऊपर उठाना है। यानी सिर्फ पार्टी के दायरे में बंद होकर कुछ लोग छोटी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी बात करने का युग आया है, और इसीलिए युवा पीढ़ी, आपने जिन बेटों का जिक्र किया, बिना बाप के दूसरे जो प्रसिद्ध बाप नहीं थे जिनके, उनके बेटे भी चुनाव में आए और कांग्रेस ने उनको भी आगे बढ़ाया, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया। तो इसलिए एक नया युग शुरू हो, और अगर वो मेरी सलाह मांगेंगे तो मैं दूंगा। और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि हाउ वी आर टू बिहेव एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए अपोजिशन लेजिस्लेटर। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ना तो है ही नहीं यहाँ। खट्टर जी की जगह पे नायब सैनी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बना दिए गए, इससे भाजपा की लड़ाई मुश्किल हुई या सरल हो गई? ये शायद सवाल आपने पहले भी पूछा था मेरे से। जी, चुनाव चल रहा है, ये सवाल तो आखिरी दम तक बना रहेगा। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, साल 2 साल पहले उनको बदल के इनको बनाते या किसी को बनाते तो उसके रिज़ल्ट आ सकते थे, लेकिन आप 4-6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलते हो, मंत्रियों को बदलते हो, मंत्रियों के विभागों को बदलते हो, उसका कोई महत्व नहीं, कोई असर नहीं होता। मतदाता अपना मन 6 महीने पहले तो पक्के तौर पे बना लेता है कि मेरे को तो अब के ये करना है। ये अलग बात है कि किसके लिए, लेकिन ये ज़रूर उसका मत होता है कि मैं इस विचारधारा या इस तरह की पार्टी या उस तरह का जो पार्टी की सरकार ने काम किए हैं उससे मैं सहमति नहीं रखता। तो वो
चीज़ों को ठीक भी कर दो, जैसे कोशिश की है जी। नए मुख्यमंत्री ने, उसका कोई प्रभाव नहीं। सही बात है। केजरीवाल जी बाहर आ गए जेल से, वो मुख्यमंत्री पद से भी बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को लेकर कोई दृष्टि? ठीक है, देखो अभी जैसे आपने पूछ लिया मेरे से कि मनोहर लाल जी के बदलने से और सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने से क्या, तो ये राजनीति में कुछ लोगों की है कि अब मैं बाहर जेल से आया हूँ, चुनाव दोबारा लड़ूंगा ताकि लोगों में और लोगों के द्वारा ये विश्वास पैदा हो कि जाती हुई है और इसलिए हम फिर समर्थन दे रहे हैं। बाकी वही फिर बात आके रुकती है कि ये चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम में अपने को कहीं ना कहीं पार्टी या लीडर ये सोचता है कि दीज आर दी मेथड्स टू गेट रिवाइवल इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो उस रिवाइवल में बीजेपी भी फंसी हुई है। पर सवाल तो इस बात का है ना कि हरियाणा का बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में क्या असर डालेगा, और जो असर डालेगा वो भाजपा के लिए डालेगा या कांग्रेस के लिए डालेगा? उनका कोई असर नहीं होगा, वोट ही नहीं है जी। वोट नहीं है। तो जिसके वोट नहीं उसके साथ में एक हफ्ता क्यों लगाई कांग्रेस बात करने में, नहीं, सीट के बंटवारे नहीं, में? नहीं, आप समझे, हमने सिर्फ उनकी बात नहीं, जी। हमारा प्रयास जो लीडरशिप का ख्याल था, मैं समझता हूँ, बाकी उन्होंने क्या सोचा होगा, उनका ख्याल था कि हरियाणा में भी इंडिया अलायंस जो है उसका कुछ ना कुछ नज़र आना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी कामयाबी हुई है, कोई माने ना माने। जी। इंडिया अलायंस जो है उसने अपनी ताकत का एहसास पहले तो वोटर को कराया और फिर बीजेपी को भी इस बात की समझ आ गई। तो वो एक प्रयास था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी, उसमें एनसीपी भी, उसमें समाजवादी पार्टी और आप पार्टी, सबसे बात हुई और हम चाहते भी थे कि 90 हमारी सीटें हैं। कांग्रेस सक्षम थी लड़ने के लिए, लेकिन ये ज़रूर सोचा है कि भाई इनको 5-6 सीटें अगर हम देके इस तरह का एक मतदाता के सामने तस्वीर रखें कि विपक्ष की वोट इकट्ठी हैं, इकट्ठी रहेंगी और हम उनको हिस्सेदारी भी दे रहे हैं चुनाव लड़ने में, ये थी कोशिश, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी संख्या में निर्दलीय उतरे हुए हैं कांग्रेसी। हाँ, और आज का तो क्या परिणाम आएंगे वो तो आपकी चैनल या आप मीडिया बताएगा, लेकिन मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि जो भूमिका क्षेत्रीय दल करते थे अब हो सकता है कि निर्दलीयों के जिम्मे आ गई एक पार्टी, निर्दलीय एक पार्टी का रूप ले लिया, क्योंकि टिकट के ख्वाहिशमंद बहुत थे। जी। बीजेपी में भी थे, कांग्रेस में भी थे, और ख्वाहिशमंद इसलिए भी थे, जैसे मैंने कहा कि युवा पीढ़ी कुछ नए तरीके से हरियाणा में अपनी सोच रखती है। तो और फिर एक एजिटेशन का युग चला, 3-4 साल, 5 साल, बल्कि 7-8 साल। उसमें भी कुछ यानी रास्ते होते हैं ना कि राजनीति में प्रवेश कैसे करें। तो जो उनका बायोडाटा प्रोफाइल था उसमें लिखने के लिए कुछ पॉइंट हुए, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला, और टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टियां उन्होंने देखी कोई है नहीं स्ट्रेंथ, तो चलो निर्दलीय लड़के देखो। पर निर्दलीय में बड़ी मौजूदगी कांग्रेस की संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है? कांग्रेस बहुमत के पास दिख रही है आपको या बहुमत के पार दिख रही है? कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा जी। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि 70% हरियाणा की जनता, मेरा मतलब वोटर जी। वो भाजपा से नाराज़ है, भाजपा को वो वोट नहीं देगा।
और उसको कौन दिखता है जो भाजपा को हराए, वो दिखती है कांग्रेस। तो इसलिए आपने जो निर्दलियों की बात कही, निर्दलीय ये मत सोचिए कि सिर्फ कांग्रेस की वोटों का नुकसान करेंगे, जी। वो तो बीजेपी की वोट पर भी उनका हाथ पड़ेगा। और लेकिन जीतने की स्थिति में कोई निर्दलीय होगा तो मैं सोचूंगा कि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो उतने शक्तिशाली या उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, इसलिए तीसरा जो आदमी है वो उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लगता है, तो लोगों की चॉइस हो सकती है। लेकिन हरियाणा का इतिहास है ये कि 5, 7 सीटें, 4, 5, 7, 8 निर्दलीय ये नहीं जाते। निर्दलियों को जाती हैं। और अब की बार क्योंकि चुनाव जीतने का नहीं है, चुनाव हराने का काम हो रहा है मतदाता का, तो शायद उनका इतना नंबर ना आए। चलिए आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं चौधरी साहब। आपको साफ दिख रहा है कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, अच्छा बहुमत मिल रहा है, अच्छा, तो दृष्टि तो बहुत गहरी है चौधरी साहब की। कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? जिसको हाईकमांड बनाएगा। इसमें असमंजस के शिकार हैं चौधरी साहब? चौधरी साहब को दिखाई नहीं दे रहा हाईकमान क्या चाहता है, हाईकमान क्या करता है? किसकी संभावना सबसे बेहतर देख रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, मेरे को पता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ जी। कि कांग्रेस की प्रथा है ये। और फिर भी यही सवाल है कि कांग्रेस विपक्ष में थी, इसलिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके नहीं लड़ रही। बहुत से ऐसे ख्वाहिशमंद हैं जो चेहरा अपना समझते हैं और उस हिसाब से उनको। नहीं, ये तो हमको भी दिखाई देता है, ये भी इच्छा रखते हैं, ये भी इच्छा रखते हैं, और वो बोल भी रहे हैं। शैलजा जी बोल रहे हैं, रणदीप जी भी बोल रहे हैं, पर जानना अलग बात और चौधरी वीरेंद्र सिंह की गहरी दृष्टि अलग बात। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसको देख पा रहे हैं? मौका इसका लगने वाला है, या चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी जेब में रखना चाहते हैं? समय आने पर बताऊंगा। मैंने बता दिया आपको कि मेरे को पता है कि मुख्यमंत्री का चयन निर्णय कैसे होता है। एक प्रथा है, एमएलए से भी पूछा जाता है और फिर ऑब्जर्वर एमएलए की पूछ को ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है उसको रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि ये स्थिति है, और फिर हाईकमांड, अंतिम निर्णय हाईकमांड का होता है। और वो क्या निर्णय लेंगे एमएलए की जो रिपोर्ट के मुताबिक, वो अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। निर्णय तो कई बार बावरिया जी ने भी कहा है कि भाई एमपी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर ये भी कहा कि चुनाव लड़ेंगे तो अध्यक्ष की मंजूरी से लड़ेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एमपी को ही बना दिया जाए या एमएलए को, इन दोनों में भी कोई ना हो तो उसको भी बनाया जा सकता है। तो क्या मैं चौधरी साहब के संदर्भ में कोई उम्मीद रखूं? क्योंकि कह दिया है बावरिया जी ने, कोई जरूरी नहीं कि विधायक को बनाए, सांसद को बनाए, हो सकता है दोनों से अलग बनाए। हाँ, हो सकता तो उस है। क्राइटेरिया में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बिल्कुल फिट होते हैं। नहीं, मैंने बता दिया आपको कि क्राइटेरिया तो मेरा कई बार बना भी है और बहुत नज़दीकी भी आई है। अब राजीव जी अगर ज़िंदा रहते तो 1991 में मैं 44 साल का लड़का मुख्यमंत्री बनता। अब 78 में क्या बनेंगे? तो अब 78 में क्या बनेंगे, ये चौधरी साहब का कहना है। पर आखिरी सवाल रह गया, ब्रजेंद्र सिंह 5 साल सांसद के तौर पर बिता लिए, इस बार आपकी इच्छा के तहत कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उचाना से विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। क्या देख पाए आप ब्रजेंद्र सिंह को, जिस इच्छा के साथ आप उन्हें सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलाकर राजनीति में दाखिल कराए थे? कुछ लग रहा है उनका मिजाज विजाज राजनीति के अनुसार, या पिता की इच्छा की खातिर एक प्रतिभाशाली बेटा जूझ रहा है? प्रतिभाशाली बेटे की खुद की इच्छा थी। मैं ये बताऊं, अपने दोस्तों के माध्यम से मुझे कहलवाता था जी कि अंकल ब्रजेंद्र को कब राजनीति में लेके आओगे। तो ये मैं आपसे
शेयर कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि बृजेंद्र सिंह एक जो कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल मैन और एंड हु गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू बी इन पार्लियामेंट और इन असेंबली, उसका एडवांटेज बहुत होते हैं कई चीज़ों के। अब मैं तो 10-11 साल हरियाणा में मंत्री रहा, 5 साल मैं केंद्र में मंत्री रहा। ये नहीं, आप हैरान होगी कि कोई लेजिस्लेशन, कोई अमेंडमेंट किसी भी कानून में, उसकी टोटल ड्राफ्टिंग ब्यूरोक्रेट लोग करते हैं और मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन मेरे को नहीं लगता कि कितना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि छोटू राम जी ने जो आज, वो तो कभी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने जी, लेकिन लोग उनको क्यों याद करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स। और खुद ड्राफ्ट करते थे एक एक शब्द। ही नेवर थॉट ऑफ गिविंग चांस टू एनी ब्यूरोक्रेट कि भाई आप बना दो। तो इसलिए अभी जैसे किसान आंदोलन था, आपने देखा उसमें एक खास बात थी कि मंडी को बाहर से माल बेचा जाए, मंडी की कोई ज़रूरत नहीं। ये लेजिस्लेशन छोटू राम जी के समय में था और आज भी इतना ही रेलेवेंट है वो कि किसान ये मानता है कि तेरे इंटरेस्ट, तेरे जो हक हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए बृजेंद्र सिंह जैसे और भी लोग आने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो अपनी क्षमता के मुताबिक जो भी लेजिस्लेटिव काम है वो लेजिस्लेचर ही करे, ना कि ब्यूरोक्रेट करे। और इसी से सिचुएशन जिसको कहते हैं कि प्रो वोटर या प्रो पीपल बनती है, वरना तो ब्यूरोक्रेसी का तो अपना एक स्टाइल है, उससे इधर उधर नहीं होते वो। इससे इधर उधर नहीं होते। तो कुल मिला के हमने काफ़ी विस्तार से बात की। चौधरी बृजेंद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव हरियाणा में बदलाव की बयार दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि लोग भाजपा को हराने का मन बना चुके हैं और भाजपा को हरा कांग्रेस ही सकती है, इसलिए कांग्रेस को लाने का मन बना चुके हैं। बृजेंद्र सिंह इत्तेफाक रखते हैं कि पिछले 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी से काम किया है। उचाना के संदर्भ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मानना है कि दुष्यंत चौटाला की जमानत बचाने के लाले हैं और जेजेपी को भी प्रदेश में जमानत बचाने के संदर्भ में ही संघर्ष करना है। जीतने की तो बात जाने दीजिए। जहाँ तक रही उनके बेटे की बात, चौधरी वीरेंद्र सिंह को संतोष है कि बृजेंद्र सिंह ठीक रास्ते पर है और उन जैसे अन्य युवाओं को भी राजनीति के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में भूमिका निभानी चाहिए। तो चौधरी साहब, सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। आपका आकलन है, आपके आकलन को हम 8 अक्टूबर को परखेंगे। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए, सादर प्रणाम।